अनाथ बच्चों की आइडेंटिटी क्या है, इनकी पहचान क्या है? दूसरा लड़का क्यों? अगर एक लड़की है तो दूसरी लड़की क्यों? मैं दूसरा मेल चाइल्ड अडॉप्ट नहीं कर सकता। बच्चा नाजायज नहीं है। इनका होता क्या है बेसिकली, इनको पहचान कैसे मिलती है? संवैधानिक राइट है। आपने अक्सर ऐसी खबरें सुनी होंगी कि कूड़े के ढेर पे पड़ा हुआ कोई नवजात बच्चा मिला, या फिर किसी पब्लिक टॉयलेट में कोई नवजात बच्चा मिला। कई बार नौजवान लड़के लड़कियां अनैतिक संबंधों के कारण कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं और बाद में फिर उन्हीं नवजात बच्चों को वो किसी सामान की तरह ऐसे कचरे में, डस्टबिन में, रेलवे स्टेशन में या फिर किसी पब्लिक टॉयलेट में फेंक कर चले जाते हैं। अब आखिरकार ये बच्चे कहलाते हैं अनाथ। तो अब इन अनाथ बच्चों की आइडेंटिटी क्या है, इनकी पहचान क्या है और इनको कैसे पहचान मिलती है? स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर सुनील मल्लन जी एडवोकेट मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं। इनसे इसी विषय पर आज बात करेंगे कि ये जो अनाथ बच्चे हैं आखिर इनको पहचान कैसे मिलती है, सरकार इनके लिए क्या करती है। तो वकील साहब, एक तो बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, और दर्शकों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो वकील साहब, ये जो आपने मेरा प्रश्न तो सुन ही लिया जी, तो इन बच्चों को पहचान दिलाने में सरकार क्या काम करती है, इनका होता क्या है बेसिकली, इनको पहचान कैसे मिलती है? हाँ, देखिए, मैं शुरुआत करूंगा एक इंसान के जब इस धरती पे पैदा होता है, वो पूरे ग्लोब के किसी भी कोने में पैदा हो जाए तो वहाँ का एक संवैधानिक हक उसे मिलता है। अगर तो वो बच्चा, उसके माँ बाप क्लियर हैं कि ए माँ है बी बाप है, तो चीज़ें बड़ी आसान है। अच्छा, आपको ये भी बता दूं, कुछ कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे बाप का नाम लिखा ही नहीं जाता। अच्छा, कह रहे बाप तो कन्फर्म ही नहीं है ना कौन होगा, पर माँ तो कन्फर्म है ना, क्योंकि हमारे सामने डिलीवरी हो रही है। तो फिलीपींस भी उसमें से कंट्री है। और बड़े ऐसे कंट्री है जहाँ पे बच्चे के बर्थ पे माँ का नाम लिखा जाता है और माँ को ही बच्चा सौंपा जाता है। अच्छा, फादर को उस केस में सौंपा जाता है जब इन केस मदर की डेथ हो जाए, ठीक, या मदर की कंसेंट हो। अब हमारा आज का जो मुद्दा है वो ये है कि अगर बच्चा मिला, हाँ, अभी मुझे मिला मान लो सड़क पे, तो मैं डेफिनेटली किसी या तो घर लेके जाऊंगा, हाँ, तो क्या उस बच्चे को घर रखना लीगल होगा? पहला सवाल। और अगर हाँ तो कैसे? क्योंकि उसके ना तो माँ का नाम पता, ना ना पिता बाप का नाम पता, ना उसकी डेट ऑफ बर्थ पता, हाँ, ना जात पता, ना धर्म पता, कुछ भी नहीं पता। सिर्फ एक बच्चा है, सिर्फ जेंडर पता है, वो मेल है कि फीमेल है। जी। और ये तो बात हो गई मिला कि उसके लीगल राइट्स, मतलब मैंने अगर उसको ले लिया तो लीगली क्या वो वैलिड है, और अगर वो वैलिड नहीं है तो वैलिड तरीका क्या है। और मान लो मैं उसको अडॉप्ट भी कर लेता हूँ एज पर अडॉप्शन एक्ट, हाँ जी। तो उस बच्चे को अडॉप्ट करने के बाद उस बच्चे के जो अपने राइट्स हैं, हाँ, क्या उसे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगा, क्या उसे आधार कार्ड मिलेगा? आधार तो बर्थ सर्टिफिकेट है। अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो स्कूल में एडमिशन मिलेगी। बर्थ सर्टिफिकेट है तो उसे खेलों में खेलने दिया जाएगा। पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। बर्थ सर्टिफिकेट है तो उसका पासपोर्ट, आधार, पैन सब कुछ बनेगा। तो क्या एक बर्थ सर्टिफिकेट ना मिलने की सूरत में उसके संवैधानिक राइट खोए जा रहे हैं कि नहीं खोए जा रहे? तो आज हम इस मुद्दे पे डिस्कस करेंगे कि उस बच्चे के लिए जो सर्टिफिकेट लेना है बर्थ का, जी। अब वो तो नाबालिग है, हाँ, अप्लाई कौन करे? किसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा? जिसको दिया जाएगा उसका राइट क्या होगा? हाँ, आज उन मुद्दों पे बात करने लगे हम। तो सबसे पहली मैं बात बता दूं कि बच्चा अगर नाजायज, बच्चा नाजायज नहीं है, नाजायज संबंधों से पैदा हुआ बच्चा अगर किसी भी जगह पे मिलता है तो सबसे पहले ड्यूटी बनती है जिसको मिले वो इमीडिएटली उसको पहले मेडिकल केयर देगा। मेडिकल केयर के साथ साथ पुलिस रिपोर्ट होगी। पुलिस रिपोर्ट के साथ जो सीएमओ है या मेडिकल ऑफिसर है जो सरकारी सिविल हॉस्पिटल का, बच्चे की एज, अप्रॉक्सीमेट एज, बच्चे का जेंडर,
कई सूरतों में बच्चे का धर्म भी पता लगता है, खास करके मुस्लिम लॉ में, क्योंकि सुन्नत होती है तो सुन्नत से आइडेंटिफाई हो सकता है बच्चा, या किसी मेडिकल वजह से भी हो सकता है, तो वो बच्चा मिलता है। तो सबसे पहले तो पुलिस रिपोर्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जिस दिन मिला। और इसके लिए आपके पास 30 दिन का समय है, आपको विदिन 30 डेज इस चीज़ को रिपोर्ट करना है। और नेशनल चाइल्ड ब्यूरो जो है, जो ये हमारा चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर के जो बने हुए हैं, या जुवेनाइल जस्टिस के बोर्ड बने हुए हैं, तो जो चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड है उनको रिपोर्ट करना भी ज़रूरी है। वो रिपोर्ट करने का सही काम पुलिस का है या हॉस्पिटल का है, पर आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप एक डिप्टी कमिश्नर को चिट्ठी लिख सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर रिक्वायर्ड डिपार्टमेंट्स को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर आपको उसके बारे में नहीं पता कि वो कौन से डिपार्टमेंट, कहाँ पे वो डिपार्टमेंट है, कौन इसको डील करता है। अब आ गई बात, वो सारा प्रोसीजर हो गया, मान लेते हैं कि आपने रिपोर्ट भी नहीं किया। अब बच्चे की उम्र 6 साल तक पहुंच गई, 5 साल पहुंच गई, 2 साल पहुंच गई। अच्छा, अभी एक और मुद्दा भी इसमें डिस्कस करेंगे कि बच्चा जो पैदा हुआ उसकी माँ की उम्र क्या थी। ऐसे केसेस भी देखने में आए हैं जिसमें माँ की उम्र 13 साल है। जी, अभी हाल ही में ये हाँ, लुधियाना में 13 साल की बच्ची ने जो है बच्चे को जन्म दिया है, और एक संस्था उस बच्ची को पाल रही है, दोनों बच्चियों को वो पाल रही है। और किस घटिया इंसान ने ये हरकत की, क्या पुलिस ने उसकी FIR लॉन्च की? आज नहीं, ये तो कभी भी तो मिल सकता है, DNA से ट्रेस किया जा सकता है, पर पुलिस एफर्ट नहीं कर रही होगी, ये भी मैं बता दूं। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूं कि अगर कोई ऐसा बच्चा हो तो आपको बच्चे का माँ का नाम अडॉप्टेड नेम से ही देना पड़ेगा, फादर नेम अडॉप्टेड से ही देना पड़ेगा, और ये 2 नाम के साथ आपको लोकल डिप्टी कमिश्नर के पास एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। अच्छा, उसमें आप उसका पूरा ब्यौरा देंगे कि मुझे ABC बच्चा मिला है, इस डेट को इस जगह से मिला है, यहाँ हमारी संस्था में इतनी देर से रह रहा है, और कृपया करके इसका मेडिकल एग्जामिनेशन करके इसका बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया जाए। तो सबसे पहला प्रावधान ये है। जहाँ तक कि रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ है, RBD जिसको हम बोलते हैं, मैं थोड़ा लॉ भी लिख के लाया हूँ, मैं पढ़ के भी सुनाऊंगा। जहाँ तक उसकी बात करूँ मैं RBD की, तो वहाँ पे बेसिकली जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं उनके पास ऐसा प्रावधान डायरेक्टली नहीं है जिसमें वो बच्चे का बर्थ या उसकी बर्थ सर्टिफिकेट जो जारी कर सकें। तो उसके लिए मैंने बताया था चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनी हुई है, उसको रिपोर्ट करना है। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जो मेडिकल CMO के थ्रू होगा, डिटरमाइन करेगा अप्रॉक्सीमेट एज, हेल्थ एंड अदर कंडीशन ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की क्या है। उसके अलावा अगर कोई उस बच्चे को एलिमेंट है या मतलब अंगहीन है, या डिसऑर्डर है उसकी कोई बॉडी में, या बच्चा स्पेशल चाइल्ड है, तो उस चीज़ में भी वो करेगा जी। तो मेडिकल रिपोर्ट जो है उस बच्चे की यूज़ की जा सकती है टू ऑब्टेन द बर्थ सर्टिफिकेट, क्योंकि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एक ही है, और वो लोकल CMO यानी कि सिविल सर्जन के ऑफिस में या CMO के पास जब आप अप्लाई करते हैं तो ये हो सकता है। एक केस, हाँ जी, लड़कियों से छुटकारा पाने के लिए अभी पंजाब में पीछे से क्या चला था कि अस्पतालों में जाते थे, उनको पालने में छोड़ दिया, झूले में छोड़ दिया, और चुपचाप वहां से खिसक लिए, बताते ही नहीं थे कि पिता कौन है, माता कौन है, कहाँ से ये बच्चा है, क्या है। तो ऐसे में फिर वो बच्चा तो अस्पताल में आ गया, फिर वो बच्चा कहाँ जाएगा, किसकी जिम्मेदारी बन जाता है वो? या वो बच्चा अस्पताल में आ जाता था तो यहाँ वो आसपास के नारी निकेतन में पाए गए ऐसे बच्चे, या जो डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के जरिए जो पालना स्कीम आई थी, जो खास करके लड़कियां छोड़ के जाते रहे लोग, मुझे नहीं समझ आती आज तक भी लड़की को क्यों ऐसे समझा जाता है। जो पैदा कर रही है वो भी एक माँ है, वो भी एक लड़की है, और एक लड़की उसके घर जब पैदा होती है तो उसको वांछित करती है, उसको अनवांटेड मानती है। ये मुझे आज तक समझ नहीं आई। मैं अकेला लड़का हूँ मैम, बड़ी सिंपल सी बात है, मैं अकेला अपना बच्चा पैदा नहीं कर सकता, मुझे एक पार्टनर की ज़रूरत है, एनी फीमेल पार्टनर। और इसी तरह एक फीमेल पार्टनर को भी एक मेल पार्टनर की ज़रूरत है। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हमारे मतलब विधि ने लिखा है, और जिस विधि से
जितने भी जीव हैं, जी इवन कई पौधे भी हैं जो अगले फूल पैदा करते जी हैं। एक्चुअली इवन आपको आगे बात बता दूं कि हमारे जो बीज हैं, जो खाने के अंदर बीज है, अगर वो भी पौष्टिक है तो ही वो अपना पेड़ आगे बना सकता है। नहीं तो आजकल नपुंसक फ्रूट भी आने शुरू हो गए, नपुंसक फल और सब्जियां भी आनी शुरू हो चुकी हैं। सो कहने का भाव ये है, एक तो विद पेरेंटल, मैं वापस टॉपिक पे आता हूँ। तो अगर बर्थ रजिस्ट्रेशन करानी है तो सबसे पहले तो माँ बाप दोनों की सहमति ज़रूरी है। अगर तो आजकल किसी हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा। और अगर वो अनवांटेड चाइल्ड है किसी क्वैक के घर, जो दाई बोलते थे हम पुराने ज़माने में, आजकल अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर भी आजकल गांव में इधर उधर काम करते हैं, थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं तो वो पैदा करते हैं बच्चे को। तो अगर ऐसी जगहों पे पैदा हुआ और माँ बाप का नाम नहीं पता तो विदाउट कंसेंट में, इन केस वेयर द पेरेंट्स आर अननोन और कैन नॉट बी लोकेटेड, द ऑर्फनेज कैन अप्लाई। जो वो अनाथालय है या जिस बच्चे ने उसको, जिस इंसान ने उस बच्चे को अडॉप्ट किया है, वो बंदा अप्लाई कर सकता है रजिस्ट्रेशन। द RBD एक्ट अलाउज फॉर लेट रजिस्ट्रेशन अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस, कि कुछ सर्कमस्टांसेस में अलाउ करते हैं। ऑर्फनेज विल नीड टू प्रोवाइड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स सच एज मेडिकल रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट एंड अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, वो देनी पड़ेगी। यहाँ पे फिर वो क्या चाहेगा कि माँ का नाम और बाप का नाम क्या लिखना है। अप्रॉक्सीमेट एज तो डॉक्टर बता देगा कि ये लगभग 6 साल का बच्चा लगता है डेवलपमेंट के हिसाब से, या 4 साल का लगता है, या उसके टेस्ट करके रिवर्स किया जा सकता है। इसके लिए ह्यूमन जेनेटिक्स डिपार्टमेंट है जो आदमी की बोन्स की डेंसिटी के हिसाब से, ह्यूमन जेनेटिक्स मैं बता रहा हूँ, ह्यूमन जेनेटिक्स डिपार्टमेंट एक्यूरेट बताता है ये बच्चे की जो एज है, इसके अंदर जो बॉडी में मास, मसल्स, सेल्स उसके वो क्या है। अच्छा, फिर सुई अटक जाती है माता पिता के नाम पे, माता पिता के नाम पे, तो वो उसका नाम क्या कैसे दिया फिर जाएगा? solution निकलता वो कोई तो नाम, देखो मैं कोई कह रहा हूँ, कोई अडेप्टिव या कोई काल्पनिक नाम तो देना ही पड़ेगा, है? नहीं पड़ेगा। बिना उसके कैसे साबित करोगे? आफ्टर ऑल देखो, बच्चे के अपने, मेरे पास बच्चा तो छोड़ो, मैं तो जायज़ हूँ, आप भी जायज़ हो, ये भैया भी जायज़ है। अब हम तीनों के मन में हाँ, अब तीनों का अगर बस चलता तो हम तो या तो जॉर्ज बुश के घर पैदा होते, बिल्कुल, या क्वीन एलिजाबेथ के घर पैदा होते। जन्म कुंडली लिखना मेरे हाथ में नहीं था, तो इसलिए मैं जहाँ भी पैदा हुआ सो हुआ। और अगर जन्म कुंडली लिखना मेरे हाथ में होता तो फिर मैं वहाँ जाता। अब सिचुएशन वही आ गई कि जन्म कुंडली मेरे हाथ में नहीं है, बट जिस बच्चे का, बेचारे का माँ बाप ही नहीं पता, उस बच्चे का तो दोष कोई नहीं है ना। कोई नहीं है। वो तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस हुआ, 9 मंथ 10 डेज का टाइम मिला, माँ की कोख में वो बड़ा हुआ और अपने टाइम पे वो बाहर आया। बाहर आने के बाद उसको किसी ने लिफाफे में डाल के फेंक दिया, समाज के डर से। क्यों समाज का डर? ऐसा डर क्यों? लीगल अडॉप्शन है, वंस द चाइल्ड इज लीगली अडॉप्टेड बाय एन ऑर्फनेज और एन इंडिविजुअल, द अडॉप्टिव पेरेंट्स कैन अप्लाई फॉर न्यू बर्थ सर्टिफिकेट इन देयर नेम एंड इन द नेम ऑफ द अडॉप्टेड चाइल्ड, उस बच्चे के नाम से। सो लीगल प्रोसीजर कोर्ट का भी है। इसके अलावा प्रोविजंस क्या है कि अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता फिर भी, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 34 के तहत आप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ केस कर सकते हैं। ओके। अगर आपको फिर भी नहीं मिलता तो आप मानयोग हाई कोर्ट में, आपको पहला स्टेप क्या करना है, ध्यान से सुन लें सारे। पहला स्टेप क्या करना है, बच्चे का मेडिकल करा दे, बच्चे की पुलिस रिपोर्ट करा दे, बच्चे का जो भी और आइडेंटिटी है, फोटोग्राफ है, थंब प्रिंट्स हैं, वो सारा कुछ एक बार मेडिकल और पुलिस रिपोर्ट कराने के बाद आप प्रॉपर फॉर्म लें और अपनी ऑर्फनेज या अडॉप्शन डीड जो भी आपके पास अवेलेबल है, तीनों चीज़ों के साथ बच्चे का सर्टिफिकेट के लिए डिप्टी कमिश्नर या रजिस्ट्रार ऑफ डेथ एंड बर्थ के पास, बर्थ एंड डेथ के पास अप्लाई करें। वहाँ से कोशिश करें आपको ऑब्जेक्शन लेटर मिले, नहीं मिलती तो रिमाइंडर डालें या RTA डालें, नहीं होता तो फिर हाई कोर्ट में भी रिट डाली जा सकती है, क्योंकि संवैधानिक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल कई सारे जो मुझे लाइफ एंड लिबर्टी का अधिकार देता है, तो मुझे उस कंट्री का नागरिक होने का ना अधिकार मिले,
बट जन्म का अधिकार तो है जन्म तो मेरा हुआ है, जी। इसको तो अटूट सच्चाई है, डिनाई नहीं किया जा सकता। एक वो डायलॉग मारते हैं ना कि एक मोहर नहीं लगेगी तो तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा, पाकिस्तान नहीं जाएगा। तो तारा पाकिस्तान नहीं, तारा इंग्लैंड भी जाएगा इस बार, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक फार्मूला है। तो कैसे ले सकता है एक ऑर्फनेज सर्टिफिकेट, वो मैंने आपको तरीका बता दिया कि जो डिले है उसके ऊपर काम किया जा सकता है। चीफ मेडिकल पेरेंट्स अगर किसी को मान लीजिए वहां से अनाथालय से बच्चा गोद लेना है, अडॉप्ट करना है, यस, तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहता है? सपोज किसी को अगर अनाथालय से कोई बच्चा गोद लेना है तो उसको क्या फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है? इसमें दो चीजें बताऊंगा। अगर लड़का गोद लेना है तो उसके टर्म्स अलग हैं, अगर लड़की गोद लेनी तो उसके टर्म्स अलग हैं। ओके सबसे पहले तो वो ऑर्फनेज, वो अनाथालय रजिस्टर्ड होना चाहिए जी। ड्यूली, उसके प्रोसीजर के ऑडिट होने चाहिए। उसके बाद अगर मान लो मैं एक माँ बाप हूँ और मैं बच्चा एक अडॉप्ट करना चाहता हूँ, तो उसका एक तरीका होगा कि मुझे अप्लाई करना पड़ेगा टू द डिप्टी कमिश्नर अच्छा लोकल एरिया के और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी अच्छा CMO अच्छा कि मुझे ये बच्चा अडॉप्ट करना है, या उस अनाथालय के थ्रू अप्लाई करना होगा कि इसको ये गार्डियन बनना चाह रहे हैं। तो वो चीज़ फिर मेरी वो पुलिस वेरिफिकेशंस होंगी, मुझे बताना पड़ेगा कि मेरे घर कोई बच्चा ही नहीं है, यहाँ एक लड़का है, मुझे लड़की चाहिए। तो इन केस ऑफ गर्ल चाइल्ड अडॉप्शन, लड़की और उसके जिसको कहें अडॉप्टेड बाप, मैं उल्टा बोलता हूँ, अडॉप्टेड बाप की उम्र में 21 साल का कम से कम डिफरेंस चाहिए। अच्छा, देखिए ये तो बहुत कम लोगों को पता होगा शायद। और उसके अलावा हाँ। 21 साल के डिफरेंस के अलावा और कोई बच्चे कौन है घर में और उनकी एज का कितना डिफरेंस रहेगा जो अडॉप्टेड बच्ची है, वो चीज़ें भी निर्भर करेंगी। ठीक, फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज, उसके ऊपर बात आएगी, और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसके लिए अनिवार्य होंगी। और कि आप सक्षम हैं भी उस बच्चे को पालने के लायक कि पालने के लायक हैं या नहीं है, वो सारा कुछ करने के बाद वो अडॉप्शन हो सकती है, और उसका एक प्रोसीजर है। और मैं यहाँ पे एक और चीज़ गाइड करना चाह रहा हूँ, जिन भी माँ बाप ने अडॉप्शन करनी हो तो रजिस्टर्ड जो ऑर्फनेज हैं जहाँ पे अडॉप्शन की परमिशन है, वहाँ पे ड्यू प्रोसीजर के साथ आप अडॉप्ट करेंगे। बिना उस ड्यू प्रोसीजर के अलावा अडॉप्ट किया जाना बच्चा गलत माना जा सकता है। इवन अगर फैमिली में भी अडॉप्ट करना है, तो अगर आप, मेरे पास ऑलरेडी मेल चाइल्ड है, मैं दूसरा मेल चाइल्ड अडॉप्ट नहीं कर सकता। अच्छा, ये भी है। ऑर्फनेज से ले सकूंगा। हाँ आप मेरी सिस्टर हो, हाँ जी। तो मैं कहता हूँ यार चल तेरा बच्चा मैं ले लेना, तो मैं नहीं ले सकता। आप पहले मेरी, के ज़माने में तो गांव में होता था ऐसे कि जी इसके लड़कियां ही पैदा होती जा रही हैं तो मेरा लड़का रख ले। वो बात अलग है, जब लड़कियां ही पैदा होती जा रही, मेरे पास ऑलरेडी बॉय है, हाँ मैं दूसरा बॉय नहीं ले सकता, क्योंकि कल को हो सकता है मैं फॉरेन चला जाऊँ, सेटल हो जाऊँ, तो वो बेनिफिट आपको भी मिलेंगे। ओके। वो रीज़न भी है। वैसे भी लॉ कहता है कि अगर आपके पास एक बच्चा है तो दूसरा सेम, बड़े स्पेशल सर्कमस्टांसिस में ओके। उसके लिए परमिशंस कई कुछ है, तो वो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि व्हाई यू वांट दिस, कि अगर एक लड़का है तो दूसरा लड़का क्यों, अगर एक लड़की है तो दूसरी लड़की क्यों, हाँ उसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों लेना चाहते हैं, तो वो सब करना पड़ेगा। बट उससे पहले बर्थ सर्टिफिकेट तो ज़रूरी है ना। हाँ बर्थ सर्टिफिकेट बनाना ज़रूरी है। देन ड्यूटीज़ जो है ऑर्फनेज की, भले वो इंडिविजुअल की, जैसे ही बच्चा मिलता है तो उसकी इमीडिएट रिपोर्टिंग हाँ जी। सिंपल लेटर पे कर दो। डिपार्टमेंट उसके ऊपर काम करे ना करे, CMO को, डिप्टी कमिश्नर को, रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ को, 3 बंदों को लेटर लिखना बहुत ज़रूरी है कि ये बच्चा, उसकी फ़ोटो डाल के भेज सकते हो। उसका बच्चे का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा कि बच्चा कहाँ पढ़ने जा रहा है, क्या कर रहा है। जुवेनाइल जस्टिस, जो केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2015 में उस बच्चे की केयर करने के राइट्स हैं, एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। ऑर्फनेज एंड अदर चैरिटेबल होम्स सुपरविजन एंड कंट्रोल एक्ट 1960, उसकी रेगुलेशन और फंक्शनिंग में ऑर्फनेज किस तरह से काम करेगा, आपको सारी गाइडलाइंस मिल जाएंगी उनमें। और उसके अलावा जो जैसे आधार कार्ड बनाना है बच्चे का, अगर एक बार वो बन जाता है तो आधार कार्ड बनना, पैन कार्ड बनना, वोटर कार्ड बनना,
पासपोर्ट बनना, ये सारी चीज़ें सीक्वेंस में चलती जाएंगी। सो बड़ा ज़रूरी है। हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूं कि जैसे ही आप बच्चे को अपना नाम एज फादर नेम देते हैं, भले भी वो अडॉप्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं, वो आपकी प्रॉपर्टी का हिस्सेदार बनता है। जो अनाथ बच्चा आपने गोद लिया है। जी हाँ, उसके पूरे राइट्स होते हैं। और कोई ऑर्फनेज उस बच्चे को अडॉप्ट करता है तो उस संस्था की प्रॉपर्टी पे या किसी भी चीज़ पे बच्चे का राइट नहीं होता। अच्छा। उसका उतना राइट है कि उसको रोटी, पानी, कपड़ा, एजुकेशन वो मिले, बट कल को वो बच्चा ऐसी किसी चीज़ पे क्लेम नहीं कर सकता। इवन 18 साल के बाद वो बच्चा वहाँ पे रोटी, कपड़े, मकान की भी लीगल राइट नहीं मांग सकता। हाँ, मेरा यही आपसे सवाल था कि जब अनाथालय में बच्चा 18 साल का हो गया, उसके बाद सरकार क्या उनके लिए करती है या उनके लिए क्या कानूनी प्रावधान है? सरकार तो राइट टू एजुकेशन में एजुकेशन भी नहीं देती। EWS स्कीम लॉन्च की है, उसमें बच्चे को किसी भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया जा सकता है, तो उसका कोटा भी कई स्कूलों में प्लस माइनस है जी। कई सारे और सवाल हैं उसमें। बच्चे की कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको वो चीज़ें नहीं मिल रही। ऐसे बच्चों को स्पेशल कैटेगरी में, जैसा कि आपने अभी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसी ने याचिका दायर की है कि ऐसे बच्चों को एक स्पेशल कैटेगरी का हकदार बनाया जाना चाहिए। हाँ। कि जिन बच्चों के पास अनप्रिविलेज बच्चे, सही रिजर्वेशन तो ऐसे बच्चों के लिए होनी चाहिए। इनकी एजुकेशन, इनकी बसेस, इनके ट्रैवल सारा टिल दे आर स्टडिंग, पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन तक, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद इनकी एम्प्लॉयमेंट में भी स्पेशल कैटेगरी होनी चाहिए। अगर देखिए अपब्रिंगिंग भी ऐसे माहौल में होती है, परिवार में नहीं होगी और ऐसे नहीं, कई सारी चीज़ों से अनप्रिविलेज रह जाएगा ये बच्चा। क्यों ना हम जितने भी कॉलेज स्कूल हैं इनको अडॉप्ट करना शुरू करें। 50 के पीछे एक बच्चा, 50 पेड बच्चे के पीछे एक बच्चा, ये भी अडॉप्ट कर लें। मैं कहता हूँ पेरेंट्स भी कंट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये चीज़ों के ऊपर वर्क चलना चाहिए, ग्राउंड लेवल पे चलना चाहिए, सिर्फ पॉलिसीज़ बना के काम नहीं चलेगा। सो बड़ा ज़रूरी है कि इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाए और बच्चे का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उस तक पहुंचना चाहिए। तो जब 18 साल का वो हो गया, तब अनाथालय की जिम्मेदारी नहीं रही ना उसकी। फिर उसके बाद अगर बच्चे का कंडक्ट टुवर्ड्स अनाथालय, ऑर्फनेज या बाल सुधार के जो भी ऑर्फनेज का जो भी नाम होगा, अगर तो उसके साथ उनका कंडक्ट बच्चों का ठीक है तो डेफिनेटली आगे कंटिन्यू कर सकता है, उसको पढ़ा सकते हैं। और अगर उसका कंडक्ट ठीक नहीं है तो एटलीस्ट उस बच्चे का राइट टुवर्ड्स दैट ऑर्फनेज नहीं होगा। वो कोई क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि इवन आपका अपना बच्चा है, अगर 18 साल से वो बड़ा हो गया, 18 साल तक आपको उसको बेसिक रोटी, बेसिक कपड़े, बेसिक अकोमोडेशन, बेसिक एजुकेशन वो लेने का हकदार है, आपको देनी पड़ेगी। ठीक। और उसके बाद अगर आपका बच्चा भी आपके साथ कंडक्ट ठीक नहीं रख रहा तो आप उसको बंधन कर सकते हैं कि बेटा चक अपने कागज से चल निकल, जा कमा के देखते हैं कल आ जाएगी, किस भाव बिकती है। तो ये बड़ा ज़रूरी है। कारण ये है कि आजकल ना कई समाज के ऐसे वर्ग हैं जिनको अपने हक पता है, फर्ज नहीं पता। बहुएं खासकर, ये बड़ी बात बोल दी आपने। बहुएं खासकर, उनको अपने हक पता है कि मैं मैरिज करके आई हूँ तो मुझे इतनी प्रॉपर्टी में हिस्सा है, मेरा ये है, मेरा वो है, बट उनको अपने फर्ज नहीं पता। ऐसे कई और समाज के वर्ग भी हैं, अभी 2 मिनट में हला कर देंगे तो कोई भी नारा भी लगा देंगे, पर उस जैसा बनना नहीं चाहते हैं। ठीक। तो मैं कहता हूँ अगर आपको हक पता है तो फर्ज भी निभाओ, ड्यूटी पूरी करो। ड्यूटी करोगे तो आपको रिगार्ड मिलेगा। तो अनाथालयों में ना कई बार क्या होता है, ऑर्फनेज की आड़ में क्राइम भी बड़े होते हैं इन जगहों पे। बिल्कुल होते हैं, जैसे सेक्स रैकेट चल रहे हों, बिल्कुल, या फिर खरीद फरोख्त के धंधे हों, या बाल मजदूरी में लोगों को, बच्चों को डाल दिया जाता है। वैसे सब में तो नहीं हम कह रहे, लेकिन काफी ऐसे वो हैं ऑर्फनेज जिनमें ये सब होता है। इवन बच्चे किडनैप होते हैं, फिर बाद में रेस्क्यू होते हैं बच्चे। अब बच्चा तो बता ही नहीं सकता,
बच्चा अगर 2-3 साल 4 साल का है तो उसको तो पता भी नहीं होगा, मेरी मम्मी का नाम बता देगा, मेरी मम्मी का नाम ये है, मेरे पापा का नाम ये है, हाँ, पर उसको अपना एड्रेस नहीं पता होगा, एड्रेस नहीं पता। वो कहाँ रहता है उसे यही नहीं पता। तो इसमें क्या कोई अलग से कानून है? नहीं, चलो एक तो यही हो गया, उन बच्चों को के लिए पोर्टल बन जाना चाहिए, हाँ उनकी फोटो डाल के जी, हर थाने तक सर्कुलेट करनी चाहिए, जी, ठीक है ना। और जहाँ तक सेक्स रैकेट का सवाल है, जहाँ तक बाकी चीज़ों का सवाल है, उसके लिए लोकल एजेंसीज को ज़्यादा अलर्ट होना जी, ज़रूरी है वहाँ के लिए। जी, और बच्चों को जब वही तो देखो ना, घिनौनी हरकत बता रहा हूँ, 13 साल की बच्ची प्रेग्नेंट हो गई, इट मीन्स कितना बुरा दिन होगा वो। अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। मैं कहता हूँ अवेयरनेस के अलावा इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। आप और मैं कमरे में हैं, आपके साथ बदतमीजी हो रही है, आपको मेरी दहशत है क्योंकि आप मेरे कब्जे में ही तो हो, आपके पास अगला कोई प्रावधान भी नहीं है कि आपको अगर ठीक है आप मेरी शिकायत करते हो तो क्या होगा, मुझे उठा के 2 दिन अंदर रखेंगे, मैं किसी ना किसी तरीके आ जाऊंगा बाहर, फिर आपका हाल क्या करूंगा। अल्टीमेटली आपको फिर मेरे कब्जे में रहना है। एक खबर हमने बड़े वक्त पहले सुनी थी कि एक ना दंपत्ति थे डॉक्टर, Yes. काफी, और उनका एक बच्चा था, वो बहुत ही डरा सहमा रहता था, बहुत रोता रहता था जब वो आते थे। उन्होंने किसी कामवाली के पास उसको छोड़ के रखा था। अब वो कामवाली क्या करती थी कि उस बच्चे को दिन भर उससे भीख मंगवाती थी सड़कों पर, उसको कोई नशीली दवाई देके कुछ भी उसको नशे का करवा दिया, छोटा सा मासूम बच्चा था। तो इस चीज का उनको बाद में जाके पता चला कि कामवाली हमारे बच्चे को घंटों तक इस्तेमाल करती थी भीख मांगने के लिए। देखो इसमें तो मैं सबसे बड़ी शर्मनाक हरकत तो उस माँ बाप की कहूँगा कि जो थोड़े से पैसों की खातिर अपनी अरबों खरबों रुपए की औलाद को ऐसे लोगों के हाथ में दे दिया कि जिसके लिए तो कुछ कहना ही बड़ा शर्मनाक लगता है। तो ऐसे परिवारों को मैं यही राय दूंगा कि थोड़े कम पैसे कमा लो, बट अपने बच्चे को कम से कम 12 से 15 साल तक संस्कार अपने दे दो, जैसे भी हैं आपके अच्छे बुरे। बिल्कुल वकील साहब, आजकल तो देखिए माँ बाप डरते भी हैं, आजकल तो डरते हैं कि बच्चों को साथ में खेलने भी छोड़ दिया अगर, तब भी ये कोई गलत हरकत ना करें, चाहे वो कम उम्र के बच्चे हैं। आजकल ये बहुत माँ बाप, मैं कहता हूँ हमें रीलें दिखती हैं जी, हाँ, किसिंग सीन दिखते हैं छोटे छोटे बच्चों के, वो लड़के 2 लड़कों को भी आपस में आजकल खेलने से माँ बाप डरते हैं कि जो फॉरेन में कल्चर था इस मीडिया ने बर्बाद कर दिया साहब। ज्यादातर बच्चे फोन पे हैं, पार्क में बच्चा नहीं दिखता आपको, और अगर हैं तो माँ बाप आप देखोगे कि थोड़ा बहुत आगे पीछे साथ साथ हैं जी। तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं ये सोच के देख लो। तो अल्टीमेटली ये चिंता का विषय है। जी। हमारे टाइम पे हम पड़ोसियों के घर भी सो जाते थे जी, सच में सोते रहे हैं। सुबह जा अच्छा हम तो इधर सो गए, तो घर वालों को भी फिक्र नहीं होती थी यहीं कहीं होगा, 5, 7, 10, 50 घर हैं उसी में कहीं ना कहीं सोया होगा। किसी के घर घुस जाना, मासी जी रोटी खवा दो, चाची जी दूध पिला दो, तो जाके मांग के खा लेना। वो भी कहती थी भी जाइए जरा पद्म दी दुकान तो फलाना सामान ले आती, ले आंदे रहे हैं वो पहले। अब तो देखिए तीसरे घर पे आवाज मार देनी मेरा वो गया ही तो तू ले दे होनी चाहिए, तो लेके आंदे सी, मतलब फील एट होम सी। पर अब देखिए अब माहौल पूरा बदल गया है, वक्त बदल गया, लोग बदल गए, और ये अनाथालयों में अब जैसे देखिए ये तो सुनने में ही कितना गंदा लगता है कि कोई नवजात बच्चा उसको प्लास्टिक में लपेट के फेंका हुआ है कचरे के ढेर पे, कोई टॉयलेट के फ्लश में फ्लश कर दिया। मैं कहता हूँ जी अनाथालय या वृद्ध आश्रम खुलने ही नहीं चाहिए, ऐसे माहौल पैदा करो। करोड़ों अरबों रुपए कमा के, मैंने भी थोड़े दिन पहले एक स्टोरी देखी, शिमला देवी नाम उन लेडी का, अपने टाइम में आड़ती है और कई करोड़ों रुपए के भले जमाने में थे, उनको मनुष्यता की सेवा वालों ने रेस्क्यू किया था, और वो खुद बता रहे कि 15 साल से वो पॉटी भी वहीं कर रही थी, उसकी जो बेड के पावे थे ना वो पॉटी में धसे हुए थे। 15 साल वो उसकी सारी प्रॉपर्टी छीन के ले गए, उसका सब कुछ कर गए। बताओ अब क्या करोगे। यही है, इंसान में नैतिक मूल्यों की कमी होती जा रही है, यही कारण है कि नैतिकता तो मर गई है जी। तो देखिए अनाथ बच्चों का पहचान कैसे उनको मिलती है, समाज में प्राथमिकता कैसे मिलती है, वैलिडेशन कैसे मिलती है। अगर अनाथ बच्चे के कोई अता पता नाम माता पिता का कुछ नहीं है तो कैसे उस अनाथ बच्चे को पहचान मिलेगी, इसी के बारे में हमने चर्चा की।
आज हमारे साथ डॉक्टर सुनील मल्लन जी एडवोकेट मौजूद थे, जिनसे विस्तार में इसके बारे में हमने चर्चा की। तो वकील साहब, बहुत धन्यवाद आपका। मैं धन्यवाद आपका भी करता हूं, और मेरे सहयोगी एडवोकेट वरुण घेर जी हैं जी, जिन्होंने इस रिसर्च को करने में मेरी मदद की है। जी। तो देखो, क्रेडिट उनको भी जी जाता जी, है। बिल्कुल बिल्कुल। सो वरुण घेर जी का भी शुक्रिया करना चाहता हूं, दर्शकों का भी शुक्रिया करना चाहता हूं, हर सामाजिक जो संस्थान है जो ये इतना अच्छा काम करते हैं, इतने पैसे अरेंज करके बच्चों को पढ़ाना, लिखाना, पढ़ना। मेरी भी सेवाएं कभी ज़रूरत पड़ जाए तो मैं भी उनके लिए फ्रीली अवेलेबल हूँ। जितने भी प्रोफेशनल चार्जेस हैं मैं नहीं लूँगा आपसे, अगर कोई जेन्युइन कार्य होगा तो। सो इसके साथ ही मैं भी आपसे नमस्कार, विदा चाहते हैं। अगले प्रोग्राम के लिए प्रणाम।